टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट रखते हुए आपकी 10 यूनिट्स को 20 वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसमें अगर इस वीडियो की बात करें तो ये हमारा यूनिट 2 से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इसकी पहली वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा पहली यूनिट के भी 2 वीडियो हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का संबंध किससे है तो यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित ये दूसरा वीडियो है और इसमें भी 25 प्रश्न शामिल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न कौन सा है। क्वार माह में अविवाहित लड़कियों द्वारा मालवा की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन किया जाता है? विकल्प आपके सामने है मांडना, बिछवन, संजाफुली या साव नदी। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी, संजाफुली। व्याख्या देखते हैं तो देखिए, संजाफुली जो है, जिसे संजा कला भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की एक लोक कला परंपरा है। और किस समय? तो पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर अविवाहित लड़कियां जो है उनके द्वारा पूर्वजों के सम्मान के समय इसको किया जाता है। तो याद रखेंगे, इस कला का प्रदर्शन कब होता है? पितृपक्ष के दौरान होता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकार गोंड समुदाय से संबंधित हैं जो कि जनगढ़ सिंह श्याम की पत्नी है? विकल्प ए दुर्गाबाई व्याम, विकल्प बी है भूरीबाई, विकल्प सी है ननकुसिया बाई या विकल्प डी है लाडो बाई। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, ननकुसिया बाई। अब देखिए यहां पर देखें आप, ननकुसिया बाई जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो गोंड चित्रकार हैं उनकी ही पत्नी है। आधुनिक गोंड कला के आंदोलन के प्रणेता के तौर पर इनको जाना जाता है, जिनका नाम क्या है? जनगढ़ सिंह श्याम। तो याद रखिए, ननकुसिया बाई बेसिकली कौन है? इनकी पत्नी है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी एम्पोरियम किस सरकारी निकाय के अधीन कार्य करता है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विकल्प बी है मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, विकल्प सी है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड या विकल्प डी भारतीय वस्त्र समिति। सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। देखिए, मृगनयनी एम्पोरियम मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित क्या है? सरकारी हस्तशिल्प और हथकरघा आउटलेट है, जिसको कि शॉर्ट में एमपीएलयूएन के नाम से भी जानते हैं। यह एम्पोरियम पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, आदिवासी कला, स्थानीय कारीगर द्वारा जो भी कलात्मक चीजें हैं उनको संजोने का काम करता है, उनको बढ़ावा देने का काम करता है। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध सीहोर जिले से कौन सा शिल्प जुड़ा है? धातु शिल्प, लकड़ी शिल्प, पत्थर शिल्प और टेराकोटा शिल्प। तो देखिए, सीहोर जिले से जुड़ा हुआ है लकड़ी शिल्प, तो बी विकल्प आपका सही होगा। देखिए, लकड़ी शिल्प जो है सीहोर जिले में विशेष रूप से जो बुधनी शहर वहां का है मध्य प्रदेश में, वो अपनी लकड़ी शिल्प परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर बेसिकली लकड़ी से खिलौने बनाते हैं, घरेलू सजावटी वस्तुएं, छोटे छोटे मॉडल बनाने में काफी स्किल्ड होते हैं और उत्कृष्ट फिनिश और चिकनी पॉलिश के लिए ये जाने जाते हैं। अगला है, उत्तर रामचरित नाटक के लिए प्रसिद्ध किस प्राचीन संस्कृत नाटककार को कालिदास का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति या राजशेखर। तो कालिदास का उत्तराधिकारी माना जाता है भवभूति को, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, भवभूति कौन थे? तो एक प्रसिद्ध जो संस्कृत कवि भी थे, नाटककार भी थे और 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये प्रसिद्ध हुए थे और इनको परिष्कृत काव्य शैली की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? कालिदास का उत्तराधिकारी कहा जाता है। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच हमारा है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 70 दिन का ये कोर्स बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ये ऑनलाइन मोड में इंदौर शाखा से और ऑनलाइन मोड में इंदौर क्लासरूम से लाइव है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस कोर्स की क्या खासियत है? तो देखिए, 70 दिन आपको इस तरीके से इस कोर्स के माध्यम से तैयार किया जाएगा कि जो कोर्स की अवधि 70 दिनों के अंदर ही 1 से लेकर 10 यूनिट तक की पूरी आपकी तैयारी प्रैक्टिस के माध्यम से, यानी कि नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करने की विधि और पीवाईक्यू के रुझान पर आधारित यह अभ्यास का पूरा समर्पित ये बैच है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर भी है 8750187501, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं और आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर भी आप जाएंगे तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच को आप चुन सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ साथ 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की रचनाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सप्तशतक, शतक त्रयी, काव्य त्रयी या राम काव्य। तो देखिए, इनको कहा जाता है, भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं उनको शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो आपका विकल्प क्या होगा? बी सही होगा। भर्तृहरि की बात करें तो प्राचीन उज्जैन मध्य प्रदेश के पास एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि और दार्शनिक थे और उनकी जो भी काव्य रचनाएं थी उनको ग्रुप में मतलब सामूहिक रूप से शतक त्रयी कहा जाता है, यानी कि 3 शताब्दियों या 100 श्लोकों के 3 संग्रह के रूप में
अलग अलग अर्थ इसके बताए जाते हैं। इसकी 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों नाम भी आप याद रखेंगे। अगला है भूषण उपनाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक या मूल नाम क्या था? श्याम सुंदर, जटाशंकर, हरिनारायण या विष्णुदास? तो सही जवाब विकल्प बी, जटाशंकर। भूषण उपनाम से जो कविताएं लिखते थे उनका मूल नाम क्या था? जटाशंकर। किस काल से संबंधित है? तो रीतिकाल से संबंधित है। प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं, अपने वीर रस काव्य के लिए ये जाने जाते हैं। इनका मूल नाम जटाशंकर था या जटाशंकर द्विवेदी था, और इन्होंने बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं, और अपनी रचनाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा भी किए हैं। तो जटाशंकर जी का ही जो हम कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनका मूल नाम जो है, उनका उपनाम भूषण जो थे, भूषण उपनाम से ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। भोपाल स्थित प्रसिद्ध बहुकला केंद्र भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1981, 1982, 1983 और 1984? तो भारत भवन का उद्घाटन पूछ रहा है आपसे, बी विकल्प सही हो गया आपका 1982 में। अब देखिए यहां पर भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक क्या है? बहुकला परिसर और संग्रहालय दोनों है। 1982 में इसका उद्घाटन 13 फरवरी को हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसका डिजाइन प्रसिद्ध जो वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 1976, 1982 और 1993? तो इसका सही जवाब क्या है? 1976 में। बी विकल्प आपका सही हो गया। उर्दू अकादमी की स्थापना अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 1976 होगा। संस्कृति विभाग के अधीन ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उर्दू भाषा साहित्य की संस्कृति को बढ़ावा देना और इसके उन्नति के लिए कार्य करना। अगला है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सबसे पुराना है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान? देखिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान काफी पुराना है, ये 1980 में स्थापित हो गया था। इसके बाद आप 83 में देखेंगे तो तुलसी सम्मान है। इसके बाद राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 84 में है, और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986-87 में है। तो इसलिए आपका सबसे पुराना याद रखेंगे कौन सा है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुक्तागिरी बैतूल, सोनागिरी दतिया, गोम्मटगिरी जबलपुर, 52 गजा बड़वानी? देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं सही है। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। गोम्मटगिरी जबलपुर के पास नहीं है, बल्कि ये इंदौर के पास है। यहाँ पर क्या है? तो 21 फुट ऊंची मूर्ति के लिए जाना जाता है। किसकी मूर्ति? भगवान बाहुबली की मूर्ति, जो कि श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में स्थित मूर्ति के जैसा ही है। और ये कहां पर है? जबलपुर के पास नहीं, बल्कि इंदौर के पास है। तो इसलिए आपका सी विकल्प यहां सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृगेंद्रनाथ गुफाएं स्थित हैं? विदिशा जिला, रायसेन जिला, धार जिला या नर्मदापुरम? तो देखिए मृगेंद्रनाथ की बात करेंगे तो ये रायसेन जिला में, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोजपुर के पास प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर के पास स्थित हैं। ये गुफाएं कब की हैं? तो परमार काल की हैं, 11वीं शताब्दी की। याद रखेंगे, प्राचीन चट्टान और कटाई स्मारक के तौर पर इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाधि स्मारक शिवपुरी जिले में स्थित नहीं है? सांख्य राजे सिंधिया, माधवराज सिंधिया, तत्या टोपे, तानसेन? आप जानते होंगे तानसेन की अगर बात करें तो ये इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, वहां पर स्थित नहीं है। शिवपुरी जिला प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों, विशेष रूप से सिंधिया परिवार और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई समाधियों स्मारकों के लिए जाना जाता है। लेकिन जो तानसेन की समाधि है वो शिवपुरी में नहीं है, बल्कि वो कहां पर है? ग्वालियर में है। तो याद रखेंगे, मोहम्मद गौस का मकबरा है उसी के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, गिन्नौरगढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। दूसरा, इस किले का निर्माण गूढ़ राजा उदय वर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। तीसरा, रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी। अब इन कथनों में बताना है कि कौन से कथन आपके सही है या हैं। तो देखिए तीनों ही सही हैं। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में भी स्थित है। किले का निर्माण गौड़ राजा उदय वर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया भी था। रानी कमलापति इस किले की अंतिम शासिका भी थी। तो इस तरह से विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यही व्याख्या में भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया था? पहला विकल्प ए है जहाज महल, विकल्प बी है कोशक महल, विकल्प डी है हिंडोला महल और विकल्प सी है हिंडोला और विकल्प डी है रानी रूपमती महल। तो देखिए कोशक महल इसका सही जवाब होगा बी, ये सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में यह स्थित है। मालवा सल्तनत के सुल्तान कौन थे? महमूद खिलजी थे। 15वीं शताब्दी में 1445 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश के सारूमारू नामक पुरातात्विक स्थल पर सम्राट अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अभिलेख पाया गया है? वृहत शिलालेख संख्या 8, लघु शिलालेख संख्या 1, स्तंभ शिलालेख संख्या 6 और धौली के पृथक शिलालेख।
महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, लघु शिलालेख संख्या 1 यहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे सारू मारू में अशोक का एक शिलालेख है, विशेष रूप से जो लघु शिलालेख संख्या 1 है उसका संस्करण यहाँ पर है। और ये अशोक की प्रारंभिक नैतिक शिक्षाओं में से एक है जो धर्म, धार्मिक आचरण और नैतिक जीवन पर केंद्रित बातें बताता है। निम्नलिखित में से किन जैन संतों ने 52 गजा में निर्वाण प्राप्त किया था? विकल्प ए गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी, विकल्प बी कुंभकर्ण और इंद्रजीत, विकल्प सी भरत और बाहुबली, विकल्प डी जो है कुंद कुंद और हरिभद्र। तो सही जवाब यहां होगा कुंभकर्ण और इंद्रजीत, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। 52 गजा जिसे चूलगिरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे चूलगिरी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के बड़वानी के पास यह स्थित है और प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है और जैन परंपरा के ये दो व्यक्ति हैं, कुंभकर्ण और इंद्रजीत। इस पवित्र स्थल पर ही इनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐतिहासिक स्थल हट्टा की बावड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए है मंडला, विकल्प बी बालाघाट, विकल्प सी है छिंदवाड़ा या विकल्प डी सिवनी। सही जवाब आपका बालाघाट होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। हट्टा की बावड़ी बालाघाट में स्थित है, बालाघाट जिले के हट्टा गांव में स्थित है और यहाँ पर फतेह सिंह बालके नाम था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो कि एक गोंड राजा थे, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी रखा गया। बुरहानपुर के किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित है? विकल्प ए गुरुद्वारा दतिया साहब, विकल्प बी गुरुद्वारा बारी संगत, विकल्प सी गुरुद्वारा तख्त श्री साहिब या विकल्प डी गुरुद्वारा नानक झीरा। इसका सही जवाब होगा गुरुद्वारा बारी संगत। यहीं से एक बार गुरु गोविंद सिंह जी दक्कन की अपनी जब यात्रा पर थे तो 6 महीने 9 दिन बुरहानपुर में वो ठहरे थे और इसी प्रवास के दौरान गुरु ग्रंथ साहब की एक हस्तलिखित प्रति गुरुद्वारा बारी संगत में रखी गई, जो कि संरक्षित की गई थी। अगला है बाणगंगा मेला वर्ष 1895 में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? महाराजा वेंकटरमन सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या महाराजा विश्वनाथ सिंह। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है महाराजा गुलाब सिंह, विकल्प सी आपका सही होगा। बाणगंगा मेला की बात करें तो कब शुरू हुआ? 1895 में शुरू हुआ। शुरुआत रीवा राज्य के तत्कालीन शासक थे महाराजा गुलाब सिंह। कहाँ के थे? रीवा राज्य के थे। अब मेला दान पुण्य सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था 1895 में, तो महाराजा गुलाब सिंह से इसका संबंध है। बैतूल जिले में भरेवा समुदाय द्वारा प्रचलित धातु शिल्प में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए फिलिग्री तकनीक, विकल्प बी ब्लॉक प्रिंटिंग, विकल्प सी सिरे पर इंड्यूस या खोया मोम विधि या विकल्प डी पत्थर पॉलिश। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सिरे पर इंड्यू खोया मोम विधि। अब ये बैतूल का भरेवा समुदाय जो है किससे संबंधित है? भरेवा समुदाय बैतूल के पारंपरिक धातु शिल्प के लिए यह जाना जाता है और वहीं पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि खोया मोम तकनीक भी कहा जाता है। पुरानी प्राचीन एक ढलाई की एक टेक्निक है। घोघरा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए सतना, विकल्प बी सीधी, विकल्प सी रीवा या विकल्प डी सिंगरौली। सही जवाब क्या है? विकल्प बी सीधी। घोघरा देवी मंदिर कहां पर है? सीधी में। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में घोघरा गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ऐतिहासिक विवरण इस स्थान को ये कहता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो नवरत्न थे बीरबल, उनके जन्म स्थान के तौर पर इसको कनेक्ट किया जाता है, इसलिए जाना जाता है। अगला है वर्ष 1857 के विद्रोह में सीताराम कंवर की मुख्य भूमिका क्या थी? विकल्प ए थल सेना के सैन्य कमांडर थे, विकल्प बी जासूसी और खुफिया अभियानों के प्रमुख थे, राजनयिक वार्ता के नेता थे या राजकोषीय अधिकारी थे। देखिए 1857 के विद्रोह में जो सीताराम कंवर थे वो जासूसी और खुफिया अभियानों के प्रमुख के तौर पर जाने जाते हैं और ये सिवनी क्षेत्र में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। खुफिया जानकारी इकट्ठा की इन्होंने और महत्वपूर्ण जो नेता थे, जो विद्रोही हमारे जो लीडर्स थे, उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्री बादल भोई ने ब्रिटिश शासन की किस प्रकार की नीतियों का विरोध किया? विकल्प ए नमक कानून और तटीय क्षेत्रों में व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार, विकल्प बी रेलवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान आंदोलन, विकल्प सी दमनकारी वन और राजस्व नीतियों के खिलाफ आंदोलन या विकल्प डी भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध। सही जवाब आपका विकल्प सी होगा। दमनकारी वन और राजस्व नीतियों के खिलाफ क्या किया था इन्होंने? बादल सिंह भोई ने यहाँ पर लोगों को संगठित किया। तो मुख्य रूप से आदिवासी अधिकार और जंगल पर निर्भरता से जुड़ा था इनका मूवमेंट और ये छिंदवाड़ा के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विरोध का केंद्र क्या था? तो 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी वन नीतियां लागू की गई थी भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ थी, उसी पर केंद्रित इनका विरोध था। अगला है गोंड चित्रकार जनगढ़ सिंह श्याम मूल रूप से किस जिले या क्षेत्र से जुड़े थे? विकल्प ए जबलपुर, विकल्प बी भोपाल, विकल्प सी डिंडोरी या विकल्प डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है विकल्प सी
डिंडोरी गौण चित्रकार थे। जनगढ़ सिंह श्याम मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये जनगढ़ कलम या आधुनिक गौण कला के प्रणेता के तौर पर जनगढ़ सिंह श्याम को जाना जाता है। प्रधान गौण समुदाय में हुआ था इनका जन्म और पैतृक गांव मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पट्टनगढ़, जिसको पाटनगढ़ भी कहते हैं, वहीं पर है। ये उन्हें कलाकार जे स्वामीनाथन ने खोजा था, जो उन्हें भोपाल स्थित भारत भवन लेकर आए थे। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप अगर अपनी एमपीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जीएस की संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, विस्तृत तरीके से करना चाहते हैं, तो एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। यह ऑफलाइन मोड पर इंदौर शाखा में उपलब्ध है, ऑनलाइन मोड से भी उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस कोर्स के माध्यम से आपकी समग्र तैयारी होगी। अगर आप अपनी स्टेट पीसीएस की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो इसमें इस तरीके से इसको डिजाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेबस को 500 प्लस कक्षाओं में इसको कवर किया जाएगा। 2 वर्ष तक असीमित बार देखने की सुविधा होगी। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी ऑनलाइन माध्यम में। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं। इसके संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501, उस पर आप कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी, उससे एक फॉर्म मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरिए, फॉर्म पे बेसिक जानकारी डालिए अपनी, और उसके माध्यम से हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां भी आप एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स को सर्च करेंगे तो सारी विशेषताएं, सारी खूबियां, इसके अलावा कितने में आपको कोर्स मिलेंगे, सारी जानकारी वहां से होगी। वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना हो जो कि आपको वहां समझ में नहीं आता है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।